हेलो फ्रेंड्स, सैम्पल पेपर 1 के इस पार्ट में हम लास्ट 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 41 ये क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक पार्टिकल है, एक सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, ये भी से कांस्टेंट है और रेडियस है इसका r। It takes time t to complete one revolution। वन रेवोल्यूशन के लिए टाइम जो है लेता है वो t है। वो कितना हो जाता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस एक कंप्लीट सर्किल का जो डिस्टेंस है वो 2πr है, इसका सर्कमफेरेंस, और स्पीड इसका जो है v दिया हुआ है। तो ये हमें पता हो गया रिलेशन, ये t दिया हुआ है, एक रिलेशन पता हुआ, इसकी इक्वेशन 1 का लेते हैं। अब क्या कहता है कि इफ दिस पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, यही स्पीड से, एट एन एंगल, ये थीटा है, थीटा डिग्री, टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय 8 इक्वल्स 4r। अब यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन आ गया, ये सर्कुलर मोशन था, अब प्रोजेक्टाइल मोशन आया। अब यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया वही स्पीड v से, लेकिन एक एंगल थीटा से। तो ये जो हाइट है, इसका मैक्सिमम हाइट h, वो है 4r, ये क्वेश्चन में दिया है। अब h कितना होता है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए? h कितना होता है? h होता है v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g या 1g, मेरे ख्याल से 2g होता है। हम भूल जाते हैं फार्मूला तो हम डिराइव कर लेते हैं, यदि आप भी भूल जाओ तो आप इसे डिराइव कर सकते हैं। y डायरेक्शन में, इधर y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन में हम यूज करते हैं फार्मूला v² u² माइनस 2gh। यहाँ पर आके रुक जाता है, इस जगह पर आके रुक जाता है, ये 0 है। u कितना है? u मतलब vy, इसका जो y कंपोनेंट है, हम y डायरेक्शन में देख रहे हैं तो इसका दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट इधर है v साइन थीटा, और इधर है एक कंपोनेंट v cos थीटा। जो एंगल के साथ जो डायरेक्शन है उधर v cos थीटा, और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो डायरेक्शन है उधर v साइन थीटा। तो यहाँ पर हो गया v साइन थीटा, ये यहाँ से h में मिल गया vy² बाय 2g। अब vy है u साइन थीटा, u में v साइन थीटा, v² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो यहाँ 2 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। और ये वेलोसिटी सेम है, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा निकालना है तो निकल जाएगा यहाँ से काफ़ी आसानी से। साइन थीटा कितना हो गया? 8gr बाय v², और वो v के बारे में दिया नहीं, v मुझे चाहिए नहीं तो v हटा देना है, यहाँ से v हटा देते हैं, नीचे आते हैं। 8gr, ये v², v यहाँ से निकालते हैं, एक्चुअली यहाँ से हमें v लेना चाहिए था, v 2πr बाय कैपिटल T, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, ये इक्वेशन 1 है। अभी को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2πr बाय t उसका स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 8gr v² बाय 4π² r²। एक r चला गया और ये भी चला गया, 4 टाइम्स 2, 2g v² बाय π² r, ये हमारा वैल्यू है, 2gt² बाय π² r। ये साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ये वाला क्वांटिटी, साइन इनवर्स, हाँ दो जगह साइन इनवर्स है, 2gt² बाय π² r, ये फोर्थ वाला आंसर हो गया। π² r नीचे है, π² r नीचे है, तो ये आंसर हो गया। तो ये काफ़ी आसान था। ये दिया हुआ है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस सर्कुलर मोशन में t, और t कितना होता है 2πr बाय v, यहाँ से v हमने निकाल लिया। फिर दिया हुआ है कि इसी स्पीड से यदि हम इसको प्रोजेक्टाइल मोशन में भेजते
एक है कोई एंगल थीटा से, तो एंगल थीटा कितना होगा, जबकि ये एच जो है मैक्सिमम हाइट वो 4r है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दिए और यहाँ से हमने साइन थीटा निकाल लिया, और ये भी हमें नहीं चाहिए। इसका जो सॉल्यूशन है एंगल जो है वो बगैर भी के दिया है, टी के टर्म में दिया है, तो यहाँ से भी इन टर्म्स ऑफ टी निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये निकल आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स। इसमें क्या कह रहे हैं कि द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड इज कौन सा इसमें से। तो आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए कि कोई पर्टिकुलर सेकेंड में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये जी कांस्टेंट है। यदि सेम क्वेश्चन ये लीनियर मोशन के लिए होता, लीनियर मोशन तो ये भी है लेकिन हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन के लिए होता, और एक्सेलरेशन ए दिया हुआ रहता, यदि ये कांस्टेंट है तो आपको एक फार्मूला याद रखना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लेते हैं एसएन टाइम, एसएनथ टाइम, फिफ्थ सेकंड हो सकता है, फोर्थ सेकंड हो सकता है, उसमें कितना ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वो होता है यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ऑफ ए एंड 2n-1। ये फार्मूला के रूप में आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम नहीं होता है। आप चाहे तो इसे डिराइव कर सकते हैं बहुत जल्दी से। आप एक काम कीजिए, इसको एस एन टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वो कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को फार्मूला लगाएंगे, ये यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, और इसे एक कम सेकंड में n-1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो यू n-1 प्लस हाफ ए n-1 स्क्वायर। यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो यही नंबर तो है हमारा Sn माइनस Sn-1। n सेकंड में n का वैल्यू समझ लीजिए 10 है, तो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें 9 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया तो हमें मिल गया वो 10वां सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो Snth। और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा u प्लस हाफ ए 2n-1। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, ए क्या है जी, और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड में कितना, फर्स्ट जो टाइम सेकंड है उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये तो चला गया, ये g/2, n की जगह 1 रखते हैं, 2 टाइम्स 1 माइनस 1, तो ये हो गया 1। यदि s2 निकालें, जस्ट हम 2 लिखते हैं, सेकंड नहीं लिखते, तो ये हो गया g/2, डबल से एक कम, 2 दूनी 4, 3 में डबल से एक कम, 3 दूनी 6, 5, s4 में g/2 डबल से एक कम 7। अब इसका रेशियो कितना है इसको देख सकते हैं, जो कांस्टेंट है उसको भूल जाते हैं, रेशियो में तो सभी s1, s2, s3, s4 कांस्टेंट भूल जाइए, तो 1:3:5:7, यही आंसर है। ये फार्मूला याद रखना जरूरी है क्योंकि यह टाइम बचाएगा। तो 1357 आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो ये व्हीटस्टोन ब्रिज से है। क्वेश्चन है कि द मीटर ब्रिज, ये एक 1 मीटर यूजुअली होता है इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। सोन इन द बैलेंस पोजीशन, ये बैलेंस पोजीशन है मतलब कि इधर से होकर कोई करंट पास नहीं कर रहा है। गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है वो 0 है, और उसके लिए जो कंडीशन है वो दिया हुआ है कि P/Q, ये जो रेशियो है ये दोनों का, ये रेजिस्टेंस का जो रेशियो है P/Q वो ये दोनों के रेजिस्टेंस के बराबर होता है, और इसका रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। आपको पता होगा रेजिस्टेंस जो है सो इस तरह से लिखा जाता है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। इसका यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया ए सेम है तो रेजिस्टेंस केवल एल पर डिपेंड करेगा। तो यदि इसका रेजिस्टेंस, इसका डिस्टेंस जो है ये लेंथ यहाँ पर 1/4 है, तो और इसका 3/4 है, तो 1:3 यहाँ भी होगा। तो ये कंडीशन दिया हुआ है कि ये बैलेंस है और कोई करंट इससे पास नहीं कर रहा है। If we now interchange the positions of galvanometer and सेल यहाँ पर है, गैल्वेनोमीटर यहाँ है। अब हम एक नया फिगर बनाते हैं, उसमें गैल्वेनोमीटर वहाँ दे दिए
और सेल यहाँ दे दिए। ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, हम इस तरह से बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम आर और इसको एस कहते हैं, ये पी और क्यू है, और ये हमारा बैटरी हो गया। तो बोल रहा है कि क्या विल द ब्रिज वर्क, ये भी जो ब्रिज है जैसे कि बैलेंस ब्रिज है, कोई करंट से पास नहीं करता, क्या अभी वैसे ही होगा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या वो वर्क होगा? और यदि ये वर्क होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा, तो बैलेंस का कंडीशन क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें एक को चूज करना है। तो क्या होगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा और डिफ्लेक्शन इसमें 0 होगा या नहीं होगा? यदि 0 होगा तो इसके लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या वो कंडीशन सेम रहेंगे या कंडीशन चेंज हो जाएंगे? ये बहुत क्लियर हो जाएगा यदि हम इसको फिर से ड्रॉ करें, एक दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये जो हम सेल यहाँ पर देख रहे हैं, इसको यहाँ से हटाकर इसको रहने देते हैं और हम एक नया बना देते हैं। ये हमारा ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज। सेल जो यहाँ लगा हुआ है, इसको हम यदि ऐसे दिखाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम चीज़ की, देखिए हमने पोजीशन चेंज नहीं किया है, जिसको दिखाने के लिए ऐसा किया है। अब ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज लग रहा है। और यदि ये पी क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो के इक्वल है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, तो ये दोनों पॉइंट पर जो है वोल्टेज सेम होगा। और यहाँ पर यदि हम ये गैल्वेनोमीटर लगा दें तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। यही तो एक पोजीशन है, एग्जैक्टली ये तो सेम है। देखिए ये जो यहाँ पर है इस इंड से कनेक्टेड है और दूसरा इंड यहाँ से कनेक्टेड है, और ये कनेक्शन ये क्यू और एस के बीच में है, क्यू और एस के बीच में, ये एग्जैक्टली सेम है। इसको जस्ट मैंने रीड्रॉ किया। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। और यदि पी बाई क्यू या पी बाई आर यहाँ से भी निकाल सकते हो, पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस, ये दोनों सेम है, एक्जैक्टली सेम है। तो ये दोनों के रेशियो के इक्वल है, तो ये गैल्वेनोमीटर से होकर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये इस जगह पर वोल्टेज जो है सो सेम हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि हाँ ये तो काम करेगा ही। और जो कंडीशन है वो पहले वाला ही कंडीशन रहेगा, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। आर यहाँ पर हमारा L1 और L2 है। यस, आंसर हो गया ये 4 में काम करेगा और कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले का कंडीशन था वही है। इसको हमने केवल रीड्रॉ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर दे दिया है और ये जो सर्किट है, रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन इज, कितना वोल्टेज वो रीड कर रहा है। आइडियल वोल्ट मीटर किसको कहते हैं? एक होता है वोल्ट मीटर, एक होता है एमीटर। वोल्ट मीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, एमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब है इसका रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है। अब आप यहाँ सोचिए, एक वोल्ट यहाँ पर कोई चीज़ लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, इससे हमको कोई करंट पास नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ये इक्विवेलेंट है कुछ इस तरह से, बिना वोल्ट मीटर का। अब कितना करंट फ्लो कर रहा है? ये 2 वोल्ट है, यहाँ पर करंट आई चल रहा है, यहाँ पर कुछ वोल्टेज है। अब ये जो वोल्टेज मेजर करेगा, बहुत थोड़ा करंट इसमें जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें करंट 1 एम्पियर जा रहा है तो इसमें 1 माइक्रो एम्पियर जाएगा, और उतना उसको चाहिए तभी तो मेजर करेगा। लेकिन इस बैटरी से जो करंट ड्रॉ कर रहा है उसमें कोई खास चेंज नहीं करेगा, ऑलमोस्ट जब हम बात करते हैं आइडियल वोल्ट मीटर का तो 0 चेंज करेगा। और ये जस्ट यहाँ ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो पढ़ के दे देगा। तो अब यहाँ पर देखिए, बगैर इसका हमने बना दिया, और ये 2 पॉइंट है ए और बी, कितना आता है उसको कैलकुलेट कर लीजिए, वही पढ़ेगा। तो ये है 20 ओम, ये 30 ओम, ये 30 ओम और 20 ओम। आप देख लीजिए, देखने में तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है, लेकिन बैलेंस नहीं है। ये 20/30 है और ये 30/20 है, जो दोनों सेम नहीं है। यदि बैलेंस होता तो हम कह देते तुरंत कि 0 वोल्टेज है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो कुछ दूसरा वैल्यू है, कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। तो यहाँ आई कितना, करंट कितना जा रहा है, पहले हम आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। ये 30 और 20 कितना हुआ, 50, ये भी 50 है,
तो जो भी करंट आएगा आधा आधा हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट हुआ 50 पैरेलल 50 ओम, पैरेलल 50 ओम, इसको बाद में देखेंगे। तो पैरेलल होने का मतलब है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। पैरेलल का जो फार्मूला है वो लगाते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस r2। तो r यहाँ से आ गया r1 टाइम्स r2/r1 प्लस r2। पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऐड कर देते हैं। ये 2500 और ये हो गया 100, 25 ओम हो गया इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो करंट जो आएगा यहाँ से जो ड्रॉ कर रहा है 2 वोल्ट बाय 25 0.08 एम्पियर। ठीक है, अब वो करंट जो है सो हाफ हो जाएगा क्योंकि इधर भी 50 ओम है इधर भी 50 ओम है, तो ये हाफ हो गया। और यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, यहाँ पे वोल्टेज का 2 वोल्ट है, मतलब यहाँ भी वोल्टेज 2 वोल्ट है। और जो ड्रॉप हो गया है उसके बाद में हमें यहाँ पता चल जाएगा कितना यहाँ पर है 2 वोल्ट। यहाँ पर ड्रॉप जो है देख लेते हैं पहले, इसका कुछ नाम दे देते हैं P, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन P और ये हो गया I/2 टाइम्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम। I/2 0.04 टाइम्स 20 0.42 0.8 वोल्ट। तो यहाँ पर आया 0.8 वोल्ट। V पर कितना है VPB, नहीं एक मिनट, ये VP इतना तो ड्रॉप कर गया, तो ये VP है मतलब क्या VP माइनस VA, ये 0.8 वोल्ट और VP कितना है, ये 2 वोल्ट है, इसका मतलब VA हो गया 1.2 वोल्ट। इस पॉइंट का हमें पता चल गया वोल्टेज कितना है। अब V का पता करना है इसी तरह से। तो नीचे से देखते हैं, यहाँ भी करंट वही I/2 जा रहा है और ये 30 ओम है, तो जो ड्रॉप हुआ है VPB वो ड्रॉप है I/2 करंट और ये 30 ओम है, ये 0.04 टाइम्स 30 1.2 वोल्ट, इतना ड्रॉप हो गया। VPB का मतलब है यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल, ये दोनों का डिफरेंस 1.2 और VP तो 2 है, VP 2 है क्योंकि जो 2 यहाँ पर है वही यहाँ पर है। VB इक्वल टू 1.2, तो यहाँ से हमें VB पता चल गया कि ये 0.8 वोल्ट है। एक इसको देखिए एक इसको देखिए, A पर 1.2 वोल्ट B पर 0.8 वोल्ट, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया 1.2 वोल्ट माइनस 0.8 वोल्ट 0.4 वोल्ट, ये डिफरेंस आया। वोल्ट मीटर इसी को मेजर करके बता देगा। तो आंसर हो गया 0.4 वोल्ट। लेकिन यदि ये वोल्ट मीटर का एक फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल नहीं होता है, आइडियल नहीं है मतलब इन्फिनिटी नहीं है, फाइनाइट होता, तब हमें करंट मेजर करना पड़ता और तब हमें किरचॉफ्स लॉ लगाकर इसका करंट मेजर करते, इसमें कितना करंट आया और तब कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पे और यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ। फाइनली हमें ये दो जगह पर जो वोल्टेज है वो निकाल कर बताना पड़ता है। या सिंपली करंट में यदि पता हो जाए कि इस वोल्ट मीटर से होकर कितना फ्लो कर रहा है, तब हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये रीडिंग में बताएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में यूजुअली इजी वाला देगा, जैसे आइडियल लिख दिया, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इसको हटा दीजिए और देख लीजिए कितना करंट यहाँ पर फ्लो किया है, यहाँ पर क्या पोटेंशियल बचा, इस जगह पर तो पोटेंशियल वही है 2 वोल्ट और यहाँ कुछ ड्रॉप हो गया जो बच गया, सो हम पता कर लीजिए और उसके बाद डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगा। तो ये क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, the charge flowing through a resistance R varies with time t, Hq is equal to AT minus BT square, where A and B are positive constants. The total heat produced in R each, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ हीट प्रोडक्शन जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। चार्ज दिया हुआ है AT माइनस BT स्क्वायर, A पॉजिटिव B पॉजिटिव,
चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज क्या किसे कहते हैं, चार्ज कहते हैं पर सेकेंड, करंट किसे कहते हैं, वह चार्ज जो पर सेकेंड फ्लो करता है। तो इसका जस्ट डिफ्रेंशिएशन, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये जस्ट ए हो गया, ये बी टी स्क्वायर है तो ये 2BT। पावर पहले लिखते हैं और इसका वेरिएबल का जो पावर है ये कम कर देते हैं और जो कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट हो गया। तो ये हमारे पास करंट है। अब करंट जो है सो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल, ये टाइम के साथ चेंज करता है। तो हमें जो हीट प्रोडक्शन है होता है, हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट, वो कितना होता है, वो आपने पढ़ा होगा I² RT। ये इसको मुझे I² RT लिख सकते हैं यदि I कांस्टेंट हो। R तो हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर I कांस्टेंट नहीं है, तब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और T बन जाएगा DT। तो I का वैल्यू क्या है, A माइनस 2BT R DT। R कांस्टेंट है, इससे हम इस हाथी के सूंड के बाहर ले आते हैं और A माइनस 2BT स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, एक लीनियर टर्म है। तो लीनियर टर्म जो है उसका इसको हम जस्ट एक्स के साथ जैसा बिहेव कर ट्रीट कर सकते हैं। इसका पावर 1 बढ़ जाएगा, A माइनस 2BT, इसका पावर 1 बढ़ जाएगा 3, और जो पढ़ा हुआ पावर उसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे डिफरेंशिएशन में हम जो कांस्टेंट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ये माइनस 2B जो है इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा, हमें पता चल गया कितना हीट प्रोड्यूस हुआ सो। लेकिन हमने यहाँ टाइम नहीं बताया कि किस टाइम से किस टाइम तक जाना है, तो उसका लिमिट भी देना पड़ेगा। तो वो लिमिट क्या है, करंट कब से कब तक फ्लो कर रहा है। यहाँ पर यदि हम इसको प्लॉट करके देखें, करंट वर्सेस टाइम, ये करंट वर्सेस टाइम, T इक्वल टू 0 पर करंट है A, कहीं पर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और उसके बाद T इक्वल टू A/2B पर इसका स्लोप जो है निगेटिव है, मतलब इस तरह से जाएगा। और यहाँ पर ये वैल्यू आ रहा है, इसको देख सकते हैं, जब ये 0 कब होगा, जब T इक्वल टू A/2B, A/2B पर ये 0 हो जाएगा। कहीं लिख के देख लेते हैं, ये करंट 0 हो रहा है एक टाइम पर और वो टाइम आ रहा है A/2B, यहाँ पर 0 हो रहा है। तो जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है वो, और उसके बाद करंट निगेटिव नहीं हो सकता, तो बस करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ खत्म हो गया। तो टाइम हमारा ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पर खत्म हो गया। T जो है सो 0 से स्टार्ट हुआ और ये हमारा A/2B पर खत्म हो गया। और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये लिमिट बैठाना पड़ेगा यहाँ पर, T इक्वल टू 0 से A/2B। ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर लेते हैं, 3 × 2 सो -6B, और पहले इसका वैल्यू रखते हैं, T का वैल्यू A/2B, A माइनस 2BT, T A/2B, इसको तो 0 होना है क्योंकि यहीं से तो 0 इस टाइम को लाए हैं, Q माइनस, बाद में जो है सो T इक्वल टू 0 रखेंगे, माइनस R/6B टाइम्स A तो 0 हो गया, 0 माइनस AQ, तो हमें आ गया ये माइनस माइनस प्लस AQ/6B R, ये आंसर हो गया, AQ/6B R, AQ/6B R आंसर हो गया 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट I A splits into 2 parts as shown in the figure। इस तरह से एक सर्किल बनाता है, इधर से 2 पार्ट में स्प्लिट हो, फिर यहाँ पर आके जुड़ गया और फिर ये इस डायरेक्शन में चल दिया। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज R, दिया हुआ है R। द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर P ऑफ द लूप इज, यहाँ पर कितना है इसका मैग्नेटिक फील्ड वो बताना है। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से होता है, किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो एक मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास क्रिएट करता है। तो यहाँ पर करंट कहाँ कहाँ फ्लो कर रहा है, एक इस वायर में कर रहा है, एक इस वायर में कर रहा है, और एक इधर इस डायरेक्शन में है, तो एक ये सेमी ये आर्क है सर्किल का और एक ये आर्क है सर्किल का, ये चारों मिलके
मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है हम जो बियोट लॉ याद करें, μ0/4π IDL क्रॉस R/R³, ये है बियोट लॉ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो करंट जो का डायरेक्शन और आर का डायरेक्शन यदि सेम हो गया तो कोई करंट नहीं है। यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन है और आर भी उसी डायरेक्शन में है। पॉइंट इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से कोई फील्ड क्रिएट नहीं होगा। वैसे ही इसके वजह से कोई फील्ड क्रिएट नहीं होगा। तो जो भी फील्ड क्रिएट होगा ये सर्कुलर पाथ की वजह से होगा। और दो रास्ते यहाँ पर हैं, एक यहाँ से ये वाला है ए पार्ट और दूसरा ए पार्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बीपी पर होगा। पहले इस पार्ट की वजह से देखते हैं, ये करंट आ रहा है यहाँ और ये टू पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। ये कितना, ये 90 डिग्री है तो ये हो गया 270 डिग्री। तो इसका लेंथ कितना हो गया, यदि इसका लेंथ आर है एल है तो इसका लेंथ होगा 3L। 90 डिग्री में एल दिया तो इसका 3 टाइम्स है एंगल, ये 3L देगा। तो रेजिस्टेंस इसका यदि आर है तो इसका 3R हो जाएगा, क्योंकि सेम मटेरियल है और मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो एल के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि इसका रेजिस्टेंस एल है तो इसका 3R हो गया। और तब करंट वोल्टेज तो ये दोनों के बीच में सेम है ना, तो वोल्टेज सेम है तो करंट IR ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, I प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो करंट यदि R ज़्यादा है करंट कम होगा और वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यदि करंट इसमें I है, यहाँ पर I है, तो इसमें कम करंट होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा करंट होगा। करंट हो जाएगा, यहाँ पर हम बहुत सिंपली कर सकते हैं कि इसका 3 टाइम्स यहाँ का होगा। तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं और 3I ये 3 इतना करंट इस साइड में और I/4 इस साइड में। ये I करंट जो है सो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इधर जो है सो 3 टाइम्स होना चाहिए, इधर 3 टाइम्स होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस कम है। इधर 1 टाइम होना चाहिए। तो 1 टाइम यदि I/4 है तो 3 टाइम्स इधर 3I/4 है। या आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे, जैसे आपको बता दें कि पैरेलल है, यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में है। कोई करंट यदि पैरेलल में आ रहा है ऐसे बैटरी की वजह से, I यहाँ पर है और इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसमें करंट I1 है, वो कितना होगा I1 होगा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स I। उस हिसाब से यहाँ पर इसमें कितना करंट होगा, इसमें करंट होगा दूसरा का रेजिस्टेंस जो कि R है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो R प्लस 3R और जो करंट आ रहा है यहाँ पर I, तो ये कितना हो गया I/4 हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और नहीं तो सिंपली कर सकते हैं कि इसमें जो करंट है उसका 3 टाइम्स इधर होगा, इसका I/4 इसका 3I/4 ताकि टोटल I रहे। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। करंट में पता हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बड़े आर्क की वजह से, बिग आर्क, ये कितना होता है μ0I/2R रेडियस। इसके ये होता है यदि पूरा सर्किल हम ले लें तो उसके वजह से होता है μ0I/2R, लेकिन यहाँ पूरा सर्किल नहीं ले सकते। और करंट कितना है, करंट यहाँ पर I/4 है। ये जस्ट 270 डिग्री है ना, 270 आउट ऑफ 360, सो 3/4, 3 पार्ट है, सो 3/4 आएगा डायरेक्शन। आप अपने फिंगर को अपना राइट हैंड लें, उसके सारे फिंगर्स को, थंब छोड़ के सारे फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मूव करें। आपका थंब जो है वो बताएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। यहाँ पर यदि हम इसको अपने चारों फिंगर्स को मूव करते हैं करंट की तरफ, करंट के डायरेक्शन में, तो हमारा फिंगर इस पेपर के इनसाइड जाता है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। और BP स्मॉल जो है, स्मॉल आर्क की वजह से जो बन रहा है वो फिर उतना ही होगा। यहाँ पर करंट कितना है इसमें 3I/4/2R। और ये तो पूरा है नहीं पूरा सर्किल, ये 1/4 है, ये 90 डिग्री बाय 360 डिग्री, तो 1/4 हो गया। और इसका डायरेक्शन किधर है,
फिर हम अपना फिंगर्स को राइट हैंड लेते हैं, उसके फिंगर्स को हम मूव करते हैं, रोटेट करते हैं करंट के डायरेक्शन में। आपकी मेरा जो थंब का डायरेक्शन है वो दिखा रहा है आउट ऑफ प्लेन, अब इनसाइड नहीं जा रहा, आउट जा रहा है, जस्ट इसका ऑपोजिट। तो उसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ये दोनों ऑपोजिट साइन में है। आप दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फील्ड मिल जाएगा। ये बी जो है सो बी पी स्मॉल और बी दोनों को ऐड करते हैं तो मिल जाएगा। ये कितना हो गया, इसको यदि एक बार फिर लिख लें हम तो ये कितना हो गया, इसको ये हो गया 3/4, 3/4, ये 4 नहीं 4 को 16 हो गया, मीन 0 I 3, ये 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 16 टाइम्स 2R, और यहाँ पर कितना हो गया 4, 3 मीन 0 I by 16 टाइम्स 2R, एग्जैक्टली सेम, दोनों सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका 0 हो गया, आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक इससे है, यहाँ फोटॉन्स की बात कर रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट की बात कर रहा है, ठीक है देखते हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power 3.3 into 10⁻³ watt will be। पूछ कह रहा है कि the number of photons emitted per second by this source, how much is the number of photons emitted by some source है यहाँ पर जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 600 नैनोमीटर और उसका पावर है 3.3 मिलीवाट। तो पावर दिया हुआ है 3.3 मिलीवाट है ऐसे। और पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम। अब एनर्जी किसका एनर्जी, ये फोटॉन्स का एनर्जी। हम मान लेते हैं कि जो 1 सेकंड में फोटॉन एमिट होते हैं वो n है, तो n फोटॉन्स का एनर्जी कितना होगा, एक फोटॉन का एनर्जी होता है hc/λ, तो n फोटॉन का एनर्जी हो गया n hc/λ। और टाइम हम 1 सेकंड की बात कर रहे हैं, n फोटॉन्स पर सेकंड, हम पर सेकंड इतना एमिट हो रहा है, इसको सपोज कर लिए, वही पूछ रहा है कि पर सेकंड कितना फोटॉन्स एमिट हो रहा है। और बस इसमें हम सब वैल्यू बैठा देंगे, h का वैल्यू दिया हुआ है, c हमें पता है लाइट स्पीड है, और लैम्डा भी दिया हुआ है, ये सब का वैल्यू बैठा देंगे तो n में निकल जाएगा। तो n हो गया 3.3 टाइम्स 10⁻³ टाइम्स लैम्डा, एक बार इसको लिख लेते हैं hc, सबका वैल्यू बैठाते हैं। लैम्डा 600 नैनोमीटर है, h का वैल्यू 6.6 टाइम्स 10⁻34 जूल सेकेंड दिया है, और c के वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये 2 बार में चला गया, और ये 300 बार में चला गया, और ये 100 बार में चला गया। तो ऊपर में कितना बचा, ये 9 3 12 -10 ऊपर में बचा, और नीचे में ये 8 है, ये 34 है, 8 34 कितना हुआ 26 राइट। इसको ऊपर ले गए तो 16 10⁻16 एक्जैक्टली 10⁻16 आया, तो आंसर हो गया हमारा 3। आप चाहते तो इसको ऐसे भी बना सकते थे, आप कह सकते थे कि एक hc/λ ये है एनर्जी एक फोटोन का, hc/λ है एनर्जी पर सेकेंड एमिट होता है, नहीं पर सेकेंड नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं, इतना एनर्जी मिलता है 1 फोटोन पर सेकेंड के एमिट होने से। तो एक एनर्जी मिलेगा 1/hc/λ इतना फोटोन से,
और कितना एनर्जी है 3.3 टाइम्स 10⁻³ ये वाट है, ना इतना जूल एनर्जी हमें मिलेगा λ/hc टाइम्स 3.3 टाइम्स 10⁻³ इतना प्रोटॉन पर सेकेंड से। यही पूछ रहा था कितना प्रोटॉन पर सेकेंड है, सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 10⁻16 आ जाएगा, इतना प्रोटॉन पर सेकेंड। तो एप्पल का प्राइस के हिसाब से भी इसको निकाल सकते हैं, इतना एनर्जी है एक प्रोटॉन से आ रहा है, तो ये इतना जो एनर्जी है वो कितना प्रोटॉन से आ रहा है पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हाइड्रोजन एटम से है, नील्स बोर का जो थ्योरी है हाइड्रोजन एटम का, उससे यहाँ क्वेश्चन है कि द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको भी पता होगा, ये आपको याद रखना चाहिए कि ग्राउंड एनर्जी जो हाइड्रोजन एटम में होता है वो -13.6/n², यहाँ पर Z² भी होता है, Z प्रोटॉन का नंबर है, एटॉमिक नंबर है। और यदि हम ग्राउंड स्टेट का बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट का बात करते हैं तो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। Z तो हाइड्रोजन के केस में 1 है, ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है। एनीवे, क्वेश्चन क्या है, व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब ये यदि हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकेंड ऑर्बिट है, n=1, ये n=2। यदि इलेक्ट्रॉन इसमें ना आकर इसमें है तो ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में है तो कितना इसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब ये इसमें चला गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जस्ट एक ऑर्बिट जंप किया है, तब इसके पास कितना एनर्जी है 13.6/n², 2², यहाँ 4 से डिवाइड करना है तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछ रहे कि व्हाट इज इट्स एक्साइटेशन एनर्जी, इसका एक्साइटेशन एनर्जी कितना है। एक्साइटेशन एनर्जी मतलब यहाँ पर रहता तो उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यहाँ पर है तो उसके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब कितना ज़्यादा एनर्जी उसके पास है। इसके पास एक्चुअली होना चाहिए था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन अब उससे कुछ ज़्यादा एनर्जी है। हाँ, वो कितना ज़्यादा एनर्जी है, वही ज़्यादा एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी है। मतलब वो इतना खुश हो गया है कि ये कहाँ से जंप करके वहाँ गया है, वो खुशी कितना है उसका, वो एक्स्ट्रा में जो एनर्जी उसे मिला है, कहीं से मिला होगा, वो कितना है, वही उसका एक्साइटेशन एनर्जी है। ये एक्साइटेशन एनर्जी जो है वो है गैप, यहाँ से यहाँ जो जंप किया है E2 में थोड़ा ज़्यादा है, E1 में कम है, तो -3.4 -13.6 ये आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इसका एक्साइटेशन एनर्जी, आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिविटी से है, और यहाँ पे क्या बता रहा है कि फ्री न्यूट्रॉन डीकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये बीटा डीके का प्रोसेस है। आपको जानकर हैरानी होगा कि ये न्यूट्रॉन जो है उसमें इसका मास लगभग प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, कोई चार्ज नहीं होता। वो कभी कभी एक्चुअली न्यूक्लियस में जब न्यूक्लियर अनस्टेबल हो जाता है तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसमें चार्ज कितना है, इसमें प्लस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो इसको मेंटेन करने के लिए इसे इलेक्ट्रॉन भी निकालना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है। इसके साथ में यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो आना पड़ेगा, ये इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ये है इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन इस तरह से जंप करता है। केवल न्यूट्रॉन ही नहीं, प्रोटॉन भी कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा है प्रोटॉन, वो कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रॉन में। प्रोटॉन पर चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या है, 0। तो चार्ज को बैलेंस करना है तो यहाँ पर एक E+ दे रहे हैं, और इसके साथ में E+ है। E+ का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ, लेकिन उसका चार्ज जो है सो प्लस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, लेकिन साइन प्लस है उसका। इसका एक स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं। इसका पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है इलेक्ट्रॉन के बराबर ही, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉन। और ये दोनों अकेले नहीं निकल सकते, इसके साथ में कुछ और आना पड़ेगा, और वो है न्यूट्रिनो।
ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन ये दोनों एंटी पार्टिकल्स हैं। ये एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो ये दोनों भी एंटी पार्टिकल्स हैं। आपस में यदि जब कभी आएंगे तो आराम से ये दोनों खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे को खत्म करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप इसे याद रखिए, ये इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन का काउंटर पार्ट पॉजिट्रॉन जो कि इसका एंटी पार्टिकल है, ये एंटी इलेक्ट्रॉन है, इसको आप कह सकते हैं एंटी इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एंटी नहीं है तो एक एंटी होना ही जरूरी है। जब ये रिएक्शन होकर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, और तो एक हमें एंटी पार्टिकल चाहिए, वो न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल जो है एंटी न्यूट्रिनो है। यहाँ पर ये इटसेल्फ जो है सो एंटी पार्टिकल है, तो ये को डायरेक्ट पार्टिकल चाहिए जो न्यूट्रिनो है। न्यूट्रिनो का मास जीरो नहीं होता है, ये न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो हो दोनों का मास एक्जैक्टली सेम होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन बहुत छोटा, बहुत स्मॉल होता है। इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता। चार्ज कितना है क्यू, इस पर कोई चार्ज भी नहीं होता है और मास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो ये प्रोसेस है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूट्रॉन जब डीके करता है तो एक प्रोटॉन देता है, दिया प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दिया इलेक्ट्रॉन, और क्या देता है, एक एंटी न्यूट्रिनो देगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है और इसका एंटी पार्टिकल चाहिए, एक पार्टिकल तो एक एंटी पार्टिकल। और यदि क्वेश्चन तो हमारे अभी फिलहाल क्वेश्चन हो गया एंटी न्यूट्रिनो, और यदि मान लीजिए क्वेश्चन न्यूट्रॉन की जगह पर प्रोटॉन हो जाए तो क्या मिलेगा, एक न्यूट्रॉन मिलेगा, एक पॉजिट्रॉन मिलेगा और साथ में एक न्यूट्रिनो मिलेगा। ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर डायरेक्ट पार्टिकल चाहिए जो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो पेयर है उसके लिए। तो ये क्वेश्चन था 49। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ट्रांजिस्टर से है। इस जो सर्किट दिखाया है उसमें बोल रहा है कि ये जो VI है वो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट यहाँ पर, और ये VBE जो है, ये BE, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमीटर, इसका नाम है और उसी का फर्स्ट लेटर यहाँ दिखाया है, एमीटर, और ये बेस। तो ये जो वोल्टेज है बेस और एमीटर के बीच में वो जीरो है, कलेक्टर और एमीटर के बीच में वो जीरो है, और वोल्टेज यहाँ का 20 वोल्ट है, और यहाँ का वोल्ट दिखा ही दिया है, यहाँ कहीं लिखा नहीं वर्ड में, लेकिन वो दिखा दिया कि ये 20 वोल्ट है। यहाँ VI है वो 20 वोल्ट है, ये भी 20 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ का 500 किलो ओम है, ये 4 किलो ओम है। आप पूछ रहे हैं कि IB, IC और बीटा क्या है। IB मतलब करंट थ्रू बेस करंट, इसमें एक करंट फ्लो करेगा उसको IB कहते हैं, इसमें जो करंट फ्लो करेगा कलेक्टर साइड में उसको IC कहते हैं, कलेक्टर करंट, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, एमीटर करंट। कंजर्वेशन लॉ जो है चार्ज का, जितना करंट इधर से आ रहा है बेस से और एमीटर से, कलेक्टर से, वो होगा इक्वल टू एमीटर करंट। तो एमीटर करंट जो हो गया सो बेस से आया सो और कलेक्टर से आया सो, ठीक है, इसको अभी यूज करेंगे। तो अब पहले IB कितना है, तो हम जस्ट किरचॉफ लॉ लगा देंगे यहाँ पर। इसमें से देख रहे हैं, हाँ मुझे वोल्टेज पता है, इस सर्किट से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ पर जीरो वोल्टेज है, तो यहाँ का वोल्टेज हम देखते चले जा रहे हैं, VI, इसको लिख देते हैं, ये वाला जो सर्किट है इसको भी हम देखते हैं, VB, ये VI वोल्टेज हमारा है, थोड़ा सा ड्रॉप हो गया इसमें से, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके वजह से IB टाइप्स जो रेजिस्टेंस है RB, और थोड़ा सा यहाँ पर जो VB है वहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, ये VB ड्रॉप है, फाइनली हमें मिल गया जीरो। हमारे पास भी वोल्टेज पोटेंशियल है, ये वोल्टेज नहीं, वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप को कहते हैं। यहाँ इतना पोटेंशियल है, कुछ पोटेंशियल जो है जो ड्रॉप कर गया यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में, कुछ VE के बीच में ड्रॉप किया और हमारे पास जीरो मिला। VE तो 20 है, IB हमें पता करना है, RB यहाँ पर दिया है 500 किलो ओम, और VB कितना है ये भी दिया है, ये जीरो है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि IB जो है सो 20/500 टाइम्स 3, ये तो बहुत छोटा आया, कितना हो गया ये
ये हो गया 3 2 5 4 40 माइक्रो एम्पियर। 3 2 5 एक नीचे और ले लेते हैं 6 और इधर भी 6 करते हैं तो 2 3 5 1 6 और 40 माइक्रो एम्पियर आ गया। आई भी 40 माइक्रो एम्पियर देख लीजिए किधर है, तो ये दोनों में है, ये दोनों में से कोई एक होगा। आगे आईसी देखते हैं। आईसी यहाँ पर फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। ये वोल्टेज कितना है, VCC इसको कहते हैं या VC कह सकते हैं। कुछ ड्रॉप हुआ ओम्स लॉ के मुताबिक IC टाइम्स ये जो रेजिस्टेंस है 4 किलो ओम, ठीक है। और कितना ड्रॉप हुआ, ये C to E इतना ड्रॉप हुआ, ये पहुंच गया यहाँ पर 0 वोल्ट, बच गया 0 वोल्ट। VCC ये 20 है, IC हमें नहीं पता है, 4 × 3 और ये VC ये दिया हुआ है, ये 0 है, तो यहाँ से हमें पता हो गया IC हो गया 20/4 × 3 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर देखिए, ये 5 मिली एम्पियर यही होना चाहिए। बीटा निकालने की जरूरत भी नहीं है, वैसे बीटा निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। अभी हमने जो बताया था करंट कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, जिसमें इनकमिंग करंट इसका टू आउटगोइंग करंट होता है, तो इसको यूज करते हैं। 1 आई ये करंट जो है वो IB और IC है, इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, लेकिन अभी निकाल लेते हैं फिर भी। IB और IC जो है सो देख लीजिए, IB जो है 40 माइक्रो एम्पियर है और ये 5 मिली एम्पियर है, ये दोनों को जोड़ना भी मुश्किल है। एनीवे इसको भी रहने देते हैं और बीटा निकालते हैं। यहाँ पर ये बीटा क्या है, बीटा को हम करंट गेन कहते हैं। ये CE कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ये बीटा करंट गेन है, और एक दूसरा होता है अल्फा, ये आता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। ये बीटा क्या होता है, जो चेंज हुआ IC में, और कॉमन एमिटर है तो हम एमिटर छोड़ देते हैं, तो जो बच गया लास्ट में एक बेस। यहाँ पर कॉमन बेस है तो बेस छोड़ दीजिए तो बचा एमिटर, और यहाँ पर हमेशा I होगा, ये कलेक्टर होगा। तो इस केस में बीटा का वैल्यू निकालना है। डेल्टा IC शुरू में कितना था, जब यहाँ कोई वोल्टेज नहीं था तो 0 था करंट, और अब कितना करंट था IC, तो IC - 0। IB इसमें जब कोई वोल्टेज नहीं था तो 0 करंट था, और अभी कितना IB। IC और IB को डिवाइड कर दीजिए, IC है 40 कितना है, IC है 5 मिली एम्पियर, यहाँ से देख सकते हैं IC 5 मिली एम्पियर, सो 5 × 10⁻³ और ये 40 माइक्रो एम्पियर 10⁻6, तो आ गया 5 × 10⁻³ तो ये हो गया 500/4, सो 125। ये हमारा बीटा हो गया। अब जो भी आंसर है देख लीजिए, ये 4 में सही है। आपको जरूरत भी नहीं निकालने का था बीटा, आपके पास उतना टाइम नहीं होता है। 2 जिसमें मैं मैच कर गया, अब तीसरा तो और कहीं है नहीं इस तरह से मैच किया हुआ, 2 मैच कर गया, ये अकेला ऑप्शन है विथ ये IB जो हमने निकाला और IC जो हमने निकाला, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये इस तरह से सेट 1 सैम्पल पेपर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पल पेपर 2 का सॉल्यूशन आपको देंगे। थैंक यू।